छात्रों, आज हम आपको जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम इस पाठ में जैव अणु में जो कंटेंट्स हैं वो माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो नंबर का जो डिवीजन है उसमें ये चैप्टर 6 अंक का आना है। जैव अणु, सर्वप्रथम आप जैव अणु क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या चीज है, जैव अणु से हम क्या समझते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। पहले हम जो भी चैप्टर पढ़े उस चैप्टर का कंसेप्ट हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। जैव अणु जीवों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन जीव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अणु को हम जैव अणु कहते हैं। जीवों की रासायनिक अभिक्रियाओं में जैसे हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन के पाचन में जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसको हम सारी रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हीं अणुओं के द्वारा होती हैं, उन सब का अध्ययन हम जैव अणु के अंतर्गत करते हैं। इस पाठ में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, हार्मोन्स, विटामिन्स आदि आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उसी के एक अंश की जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इस शब्द का अर्थ इसके नाम में छुपा है। कार्बो, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट, हाइड्रेट मीन्स जल। कार्बन प्लस जल यानी बेकार्बनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और जिनका सामान्य सूत्र CH2O ब्रैकेट में Y होता है, यानी X और Y पूर्ण गुणांक में होते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। परंतु अभी ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। इस परिभाषा में दोष है। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो CH2O पर सूत्र पर खरे नहीं उतरते लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट हैं, और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो CH2O के सूत्र पर खरे उतरते हैं लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड की चर्चा करें। फॉर्मल्डिहाइड HCHO ये CH2O के सूत्र पर आता है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक एल्डिहाइड है। इसी प्रकार एसिटिक एसिड वो भी CH3COOH, C2H2O का होल ट्वाइस, ये भी CH2O का होल बाई पर आधारित है लेकिन ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अतः अब कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा में परिवर्तन हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन को कहा जाता है। वे पदार्थ जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप हो और जिनके अंदर एल्कोहलिक समूह भी ज्यादा मात्रा में हो, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो इनका जो वर्तमान जो परिभाषा है, आधुनिक परिभाषा है, तो कार्बोहाइड्रेट वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं, अथवा वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन देते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट की ये आधुनिक परिभाषा है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकृत किया गया है। कार्बोहाइड्रेट को स्वाद के अनुसार 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक वे जो स्वाद में मीठे होते हैं, उन्हें हम शर्करा कहते हैं, और एक वे
जो स्वाद में मीठे नहीं होते उन्हें हम अशर्करा कहते हैं। शुगर और नॉन शुगर ये कार्बोहाइड्रेट, तो इनको और पुनः वर्गीकृत किया गया। इन्हें हमने जैसे एक तो कार्बोहाइड्रेट किया मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और एक पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर केवल एक अणु कार्बोहाइड्रेट का देते हैं। वे पदार्थ जो जल अपघटित होते हैं और उनमें केवल एक अणु वो कार्बोहाइड्रेट का देते हैं, उनका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है, या CX हो गया, ये H2O Y हो गया और X और Y एक होगा। तो इनको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं और इसके अंतर्गत हमारा ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, मैनोज आता है और गैलेक्टोज आता है। ये चार इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरे होते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड को भी हमने पुनः अन्य वर्गों में विभाजित किया है। ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 2 या 2 से अधिक लगभग 10 अणु तक देते हैं, उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। इन्हें हमने पुनः वर्गों में विभाजित किया है, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड आदि प्रकार से इनको हमने विभाजित किया है। डाइसैकेराइड का अर्थ है कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 2 अणु मोनोसैकेराइड के देते हैं, उन्हें हम डाइसैकेराइड कहते हैं। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज को हम डाइसैकेराइड कहते हैं। इसी प्रकार ट्राइसैकेराइड्स जो जल अपघटित होकर 3 अणु मोनोसैकेराइड के देते हैं, उन्हें हम ट्राइसैकेराइड कहते हैं। तो ये अब इसके बाद है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर एक मोनोसैकेराइड्स की एक लंबी चेन देते हैं, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। और पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत हमारे स्टार्च आता है C6H10O5। ये जल अपघटित होता है और कई अणु मोनोसैकेराइड के देता है। ये स्मॉल एन का मतलब है मोर देन 10 अणु जो है ये मोनोसैकेराइड्स के देता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है। इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट को पहचानेंगे कैसे, उसका हम परीक्षण कैसे करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए मॉलिस टेस्ट किया जाता है। इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमने जो पदार्थ लिया है उसके 2 ml जलीय विलयन को हम एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें लगभग 2 ml जलीय विलयन मॉलिश अभिकर्मक का मिलाते हैं। मॉलिश अभिकर्मक 10% एथिल अल्कोहल में बना हुआ अल्फा नेप्थॉल होता है। जब हम इसे मिलाते हैं और इसकी परतनली में जो दीवार होती परतनली की, उसके सहारे जब हम सांद्र H2SO4 बूंद बूंद करके मिलाते हैं, तो जहां पर ये H2SO4 उस घोल में मिलता है, वहां पर लाल भूरे रंग का एक छल्ला बनता है जो कुछ समय पश्चात बैंगनी रंग हो जाता है। यदि ये कोई पदार्थ इस प्रकार का परीक्षण देता है तो वो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हम किस प्रकार करते हैं, हम पहले एक जो हमारा पदार्थ है ऑर्गेनिक पदार्थ, उसका हम 2 ml विलयन लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में और 2 ml विलयन मॉलिश अभिकर्मक का लेते हैं और परतनली की दीवार के सहारे सांद्र H2SO4 हम मिलाते हैं। और ये सांद्र H2SO4 जैसे ही विलयन के संपर्क में आता है परतनली में, वहीं पर वो लाल रंग का एक छल्ला बनाता है, लाल भूरे रंग का छल्ला बनाता है और जो बाद में जाके बैंगनी रंग का हो जाता है। तो ये हमारा इसका परीक्षण है। अब बात करेंगे हम मोनोसैकेराइड के प्रथम सदस्य की, जिसका नाम है ग्लूकोज। इसे हम
ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं और इसे द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। द्राक्ष शर्करा का अर्थ है ये अंगूर की, जो अंगूर होता है उसके अंदर ये पाया जाता है, द्राक्ष शर्करा। ग्लूकोज का सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है। इसमें एल्डिहाइड 5 OH समूह होते हैं। ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये एल्डिहाइड समूह है और इसके अंदर ये 4 OH ये है, 1 OH ये है, एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है और एक 4 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह इसके अंदर पाए जाते हैं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम पढ़े थे। तो अभी आपने देखा कि ये अब ग्लूकोज को हम किस प्रकार बनाएंगे। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए हम स्टार्च को का जलकरण कराते हैं। डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में उच्च दाब पर जब गर्म करते हैं तब हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज के जो गुण हैं, भौतिक गुण, उनमें ग्लूकोज सफेद रंग का होता है बच्चों और क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका गलनांक 140 डिग्री सेल्सियस होता है और ये स्वाद में मीठा होता है परंतु चीनी जितना नहीं होता है। जल में विलेय है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जो ग्लूकोज होता है, जिसे अंगूर के उसमें जो पाया जाता है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है। तो इसी कारण इसको डेक्स्ट्रोज भी हम कहते हैं। और जो ग्लूकोज का एक बिल्कुल जैसा ग्लूकोज का फार्मूला था वैसा ही फ्रक्टोज का भी होता है, वो लीवो रोटेटरी होता है। तो ये ग्लूकोज का। अब रासायनिक गुण की बात। रासायनिक गुण, ग्लूकोज के रासायनिक गुणों को हमने वर्गों में विभाजित कर दिया है। जैसे सबसे पहले हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं, यानी वे अभिक्रियाएं जो ग्लूकोज में OH समूह है, ग्लूकोज के अंदर 5 OH समूह होते हैं। उन 5 OH समूह की जो अभिक्रियाएं हैं वो हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। ग्लूकोज जब एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तब वो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। इस क्रिया में ये ग्लूकोज के जो 5 OH समूह है, ये 5 OH समूह में ये जो यहाँ CH3CO एसिटिल समूह है, ग्लूकोज का जो CH3COCl का ये Cl पार्ट नेगेटिव होता है और CH3COCl ये पॉजिटिव हो जाता है इसका ऑक्सीजन, और ये इसमें H पॉजिटिव, ये पॉजिटिव H निकल के और यहाँ CH3CO ऐसे ही इसमें जुड़ जाता है। तो ये इस प्रकार से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। ये CHO ये यहाँ का CHO यहाँ का है और इसमें COCH3 जुड़ गया है। एक H हटा है, उसकी जगह पर COCH3 जुड़ा है। तो ये 5 यहाँ पर जुड़े हैं, 5 H हटे हैं और उसकी जगह पर 5 एसिटिल समूह जुड़े हैं। तो ये OH समूह की अभिक्रिया है। इसके बाद एसिटिल समूह के साथ ही साथ एक और भी हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी क्रिया कर सकते हैं। उसमें भी CH3CO समूह जुड़ेगा और उसमें भी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेगा। इसके बाद आती है हमारी एल्डिहाइड समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। एल्डिहाइड समूह के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें पहला है फेलिंग विलयन के साथ क्रिया। फेलिंग विलयन के साथ में ग्लूकोज क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। ये क्यूप्रस ऑक्साइड CHO, CHOH का होल 4, CH2OH प्लस 2CuO, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड लिखा हुआ है। क्यूप्रिक ऑक्साइड जो फेलिंग घोल है कॉपर सल्फेट और
NaOH का घोल होता है, उसमें थोड़ा सा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट मिला होता है और उनकी क्रिया से जो CuOH का होल ट्वाइस बनता है और चूंकि वो अस्थायी होने के कारण CuO में कन्वर्ट होता है, इसलिए ये फाइनली CuO लिखा गया है। तो ये CuO ये अपचयित होता है यहाँ पर Cu2O में, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है और ये इसका क्यूप्रस ऑक्साइड का रंग लाल होता है, इसलिए लाल अवक्षेप के रूप में ये हमें प्राप्त होता है। दूसरा इसमें है टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया। टॉलन अभिकर्मक के साथ, टॉलन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन होता है। सिल्वर नाइट्रेट उसमें थोड़ा सा NH4OH तब तक मिलाते हैं जब तक उसमें अमोनिया की गंध ना आ जाए। टॉलन अभिकर्मक की जब क्रिया कराते हैं तो AgNO3 प्लस NH4OH, AgOH प्लस NH4NO3, Ag2AgOH ये अस्थायी होता है और ये टूट जाता है सिल्वर ऑक्साइड में और जल निकल जाता है और ये Ag2O सिल्वर ऑक्साइड जब इससे क्रिया करता है ग्लूकोज से तब हमें सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये हमारा एल्डिहाइड का परीक्षण है। इसके अलावा हम ऑक्सीकरण की क्रिया कराते हैं। ऑक्सीकरण की क्रिया भी दो परिस्थितियों में होती है। एक तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यानी जो मंद ऑक्सीकारक अभिकर्मक है उनके साथ होती है और दूसरी जो तीव्र ऑक्सीकारक अभिकर्मक है उनके साथ होती है। माइल्ड में ब्रोमीन का जो वाटर है, ब्रोमीन जल है, उससे जब क्रिया कराते हैं तो केवल CHO समूह ही COOH समूह में परिवर्तित होता है। यहाँ पर ये ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोनिक अम्ल में परिवर्तित होता है जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। और जब हम किसी तीव्र ऑक्सीकारक जैसे HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब ये COOH यहाँ पर CHO समूह तो ये COOH में चेंज होता ही है, साथ ही साथ CH2OH जो प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है ये भी कार्बोक्सिलिक समूह में COOH में चेंज हो जाता है। तो ये सैकरिक अम्ल ग्लूकोसैकरिक अम्ल बनता है। तो ये CHOH का होल 4 CH2OH प्लस 3O इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HNO3 बनता है COOH, CHOH का होल 4 और COOH। ये बनता है ग्लूकोसैकरिक अम्ल। तो ये ग्लूकोज की ऑक्सीकारक मतलब इसका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। इसके बाद हम अपचयन की बात करें तो ग्लूकोज का अपचयन हम सोडियम अमलगम तथा जल की उपस्थिति में जब कराते हैं तब ग्लूकोज सार्बिटॉल में चेंज हो जाता है। CHO समूह CH2OH समूह में परिवर्तित हो जाता है, ये सार्बिटॉल प्राप्त होता है। तो सोडियम अमलगम द्वारा जब अपचयन कराते हैं ग्लूकोज का तो हमें सार्बिटॉल प्राप्त होता है। इसके अलावा कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं हैं। कार्बोनिल समूह में एक HCl के साथ अपक्रिया, HCl के साथ जब ग्लूकोज अपक्रिया करता है तो ग्लूकोसाइनोहाइड्रेन प्राप्त होता है। और दूसरी है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया। जब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करता है तो ग्लूकोज ऑक्सिन प्राप्त होता है। ये दोनों रिएक्शन कार्बोनिल समूह की है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं हैं। तो ये CH2OH यहाँ पर NH2OH के साथ कराती है तो यहाँ C डबल बॉन्ड N OH प्राप्त हो जाता है, बाकी का परिवर्तन नहीं होता। ये दो इसकी रिएक्शन है। इसके बाद ग्लूकोज की और अपक्रियाएं हैं जैसे फेनिल हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया। ये अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अपक्रिया में ग्लूकोज अंत में जाके पहले ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन बनता है और लास्ट में जाके ग्लूकोजाजोन प्राप्त होता है। तो इस अपक्रिया में
ग्लूकोज CHO, CHOH और CHOH का होल थ्राइस CH2OH। इसकी क्रिया कराते हैं हम C6H5NH2। इसका नाम है फेनिल हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन का सूत्र होता है NH2NH2। एक H हटा के हमने C6H5 जोड़ा है, इसका नाम है फेनिल। तो फेनिल हाइड्रेजीन की क्रिया कराते हैं तो ये पहले ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन बनता है, जो फर्दर क्रिया करके सेकेंडरी जो हमारा एल्कोहलिक समूह है इसे कीटोनिक समूह में चेंज करता है, और कीटोनिक समूह फिर फर्दर क्रिया करती है, कार्बोनिल समूह क्रिया करता है और ये बनाता है ग्लूकोजाजोन। इसके अलावा लाल फास्फोरस और HI के साथ ग्लूकोज का अपचयन। लाल फास्फोरस HI के साथ जब ग्लूकोज का हम करते हैं, लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का अपचयन कराया जाता है तो पहले 2-आयोडोहेक्सेन बनता है, जो फर्दर 100 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल हेक्सेन में परिवर्तित हो जाता है। ये ग्लूकोज की भिन्न भिन्न अभिक्रियाएं हैं। इसके अलावा ईस्ट द्वारा किण्वन, ईस्ट द्वारा किण्वन में ग्लूकोज का ईस्ट द्वारा किण्वन कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज ईस्ट की उपस्थिति में ईस्ट के अंदर जो जाइमेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब है ग्लूकोज का उपयोग। आप सब लोग जानते हैं ग्लूकोज का बहुत अधिक उपयोग है। जितनी भी परिलक्षित मिठाइयाँ होती हैं उसमें मधुरक के रूप में होता है, मतलब मिठाई के रूप में, बच्चों की और दुर्बल रोगियों के आहार के रूप में। जब कोई बीमार वगैरह हो जाता है उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है तब उसको ग्लूकोज दिया जाता है। जैम, जेली, मुरब्बा आदि बनाने में और सिल्वर दर्पण बनाने में, ये जो सिल्वर दर्पण बनता है सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराने पर, तो उसके रूप में भी इसका ग्लूकोज का उपयोग होता है। ये है। उसके बाद है ग्लूकोज से रजत दर्पण बनाने की विधि। ग्लूकोज की जब हम टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं, टॉलन अभिकर्मक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, उससे क्रिया कराते हैं तो सिल्वर अवक्षेपित हो जाती है, काले अवक्षेप के रूप में सिल्वर नीचे बैठ जाती है, और जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके चारों तरफ एक प्रकार से चांदी सी लगती है, जैसे कलई की पॉलिश होती है उस प्रकार से उसमें बन जाती है, उसको हम सिल्वर दर्पण कहते हैं। तो ये ग्लूकोज से रजत दर्पण बनता है। ये इसकी रिएक्शन ये दिखाई गई है। ये रजत दर्पण, ये काला अवक्षेप बनता है, लेकिन ये टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ ये जम जाता है तो ये बिल्कुल एकदम चमकदार, ऐसा लगता है कि पॉलिश हुई हो। ग्लूकोज का परीक्षण। ग्लूकोज का परीक्षण में क्या करते हैं, ग्लूकोज के जलीय विलयन में थोड़ा सा हम क्यूप्रस ऑक्साइड या फेलिंग घोल का विलयन मिलाते हैं तो थोड़ी देर बाद लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है जो क्यूप्रस ऑक्साइड का होता है। इसके अलावा ग्लूकोज के जलीय विलयन में टॉलन अभिकर्मक यानी कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मिला के जब तेज गर्म करते हैं तो काला अवक्षेप प्राप्त होता है और सिल्वर दर्पण प्राप्त होता है। फिर है ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च में डिफरेंस, अंतर क्या है। सबसे पहले आप आयोडीन विलयन डालें, पदार्थ के जलीय विलयन में आयोडीन विलयन डालें तो ग्लूकोज और सुक्रोज तो कोई क्रिया नहीं देता, लेकिन स्टार्च नीला रंग देता है। दूसरा, जलीय विलयन में अगर फेलिंग विलयन डाल दें तो ग्लूकोज तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनने के कारण लाल अवक्षेप देता है, लेकिन सुक्रोज और स्टार्च ये कोई अवक्षेप नहीं देते। इसी प्रकार यदि हम टॉलन अभिकर्मक मिलाएं तो ये ग्लूकोज रजत दर्पण बनाता है, लेकिन सुक्रोज और स्टार्च कोई अवक्षेप नहीं देता है। चौथा, अगर हम उसमें सांद्र H2SO4 के साथ मिला के तेज गर्म कर दें तब ग्लूकोज तो गर्म करने